इन्हीं दिनों की बात है। एक दिन सौरभ अपने ऑफिस में बैठा था जब उसके फोन पर एक अनजाना सा नंबर फ्लैश हुआ। उसने कॉल उठाया। हेलो सौरभ जी, मैं विशाल बोल रहा हूँ, आपका मकान मालिक। सौरभ थोड़ी देर चुप रह गया। विशाल नाम सुनते ही उसके माथे पर बल पड़ गए। सब ठीक तो है ना? उसने धीरे से पूछा, लेकिन विशाल की आवाज में जो संकोच था वो किसी नई चिंता की आहट दे रहा था। जी विशाल जी, बोलिए। सौरभ, मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आपकी गैर हाजिरी में एक लड़का आपके घर आता है। आपकी बीवी उसी के साथ घूमती फिरती है और कई बार तो वो रात में आपके घर ही रुकता है। आपसे बात हुई थी और आप मुझे भले इंसान लगे थे, इसलिए मैंने आपसे ये सब साझा करना ठीक समझा। ये सुनकर सौरभ ने उसी समय मुस्कान को कॉल लगाया। देखो सौरभ, मुझ पर इल्जाम लगाने की जरा भी हिम्मत मत करना। वो बस मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ? इतनी गंदी सोच है तुम्हारी। इस बात पे सौरभ का रिश्ता टूट चुका था, लेकिन किसी तरह से मुस्कान ने उसको ऐसी पट्टी पढ़ाई कि दोनों की सुलह हो गई। सौरभ ने भी उसे माफ कर दिया। अब पीहू का बर्थडे नजदीक था और सौरभ ने मुस्कान को बता दिया था कि वो मेरठ आ रहा है पीहू को सरप्राइज देने। तभी एक दिन जब साहिल और मुस्कान साथ में बैठे हुए थे, तभी मुस्कान ने साहिल से कहा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं अब हम दोनों कैसे मिल पाएंगे। क्यों, क्या हुआ? सौरभ मेरठ आ रहा है। तो क्या हुआ डियर, कुछ दिन बिना मिले रह लेंगे। तुम परेशान क्यों होती हो? ये सुनकर मुस्कान कुछ सोचने लगी। साहिल ने मुस्कान के साथ डिनर किया और फिर वो रात में ही अपने घर को चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके स्नैपचैट पर फिर एक मैसेज आया जो उसकी माँ का था। बेटा, मैं चाहती हूँ तू मुस्कान के पति को मारकर मुस्कान से शादी कर ले। उसके बाद सौरभ की सारी संपत्ति मुस्कान की हो जाएगी। बाजार की चहल पहल के बीच उन्होंने बेहद सावधानी से 2 धारदार चाकू खरीदे जिसकी कीमत थी 800 रुपए, लेकिन इरादे नेक नहीं, जानलेवा थे। इसके बाद दोनों खैरनगर मार्केट पहुंचे, जहां उन्होंने एक ऐसी नशीली दवाई खरीदी जिसकी कुछ बूंदें ही किसी को घंटों के लिए बेहोश करने के लिए काफी थी। सब कुछ पहले से प्लान के मुताबिक तय था। कदम दर कदम, धीरे धीरे साहिल ने फिर जली कोठी इलाके की ओर रुख किया। वहां से एक नीला प्लास्टिक का ड्रम खरीदा। रात ढल चुकी थी। मुस्कान ने खुद को बड़े सलीके से सजाया, जैसे किसी त्योहार की तैयारी हो। उसने अपनी नन्ही सी बेटी को भी नए कपड़े पहनाए, उसकी छोटी सी चोटी बनाई, माथे पर बिंदी लगाई। हर चीज इतनी सुंदर थी कि कोई भी देखकर कहे आज कोई खास दिन है। और फिर दरवाजे पर एक खास नोट चिपकाया गया, वेलकम बैक सौरभ। जैसे ही सौरभ ने दरवाजा खोला, एक मीठी खुशबू और सजावट की चमक ने उसका स्वागत किया। पर उसे नहीं मालूम था, उस रात सिर्फ सजावट नहीं, एक साजिश भी उसके इंतजार में थी। वेलकम नोट को देखकर सौरभ को बहुत अच्छा लगा। उसने डोरबेल बजाई और मुस्कान ने दरवाजा खोला। सरप्राइज! ये कहते हुए सौरभ ने सबसे पहले मुस्कान को गले लगाया। फिर उसने अपनी बेटी को गोद में उठाकर प्यार किया। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू पापा। अब इन तीनों ने साथ मिलकर केक काटा। सौरभ बहुत खुश नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी और उसकी बेटी उसके साथ थी और इस लम्हे को वो अपनी जिंदगी का अब तक का सबसे खूबसूरत लम्हा मान रहा था। उसके बाद उन्होंने साथ में खाना खाया। मुस्कान ने पीहू को सुला दिया और फिर उसने वही दवाई चुपचाप सौरभ की ड्रिंक में मिलाकर उसको ऑफर की। अरे जान, पार्टी तो खत्म हो गई। पार्टी पीहू के लिए खत्म हुई है। आओ आज साथ मिलकर ड्रिंक पीते हैं। सौरभ ने ड्रिंक ली और ग्लास मुंह से लगाने ही वाला था कि तभी एक बिल्ली ने उस पर झपटा मारा और सौरभ की ड्रिंक जमीन पर गिर गई। इसको भी अभी आना था। अरे क्या हुआ? जूस तो और भी है। बिल्ली पे गुस्सा क्यों निकाल रही हो? मुस्कान ने उसको फिर से ड्रिंक दी, लेकिन दवाई और नहीं थी, जिससे सौरभ उस दिन बच गया।
लेकिन उसका मूड खराब हो गया था। रात को मौका देखकर सौरभ के सोने के बाद उसने साहिल को कॉल लगाकर सब बताया। अरे कोई बात नहीं, हर बार थोड़ी ना कोई बिल्ली उसे बचाने आएगी। अभी के लिए रिलैक्स करो, मैं कल फिर से दवाई ले आऊंगा। तुम इस बार चालाकी से काम लेना। कुछ 3 दिन बाद 3 मार्च के दिन सौरभ की माँ ने उसके लिए लौकी के कोफ्ते बनाए थे। इस डिश को लेकर सौरभ अपने घर आया। आज तो मैं अपना काम कर ही दूंगी। अच्छा हुआ इसकी माँ ने ये खाना भेज दिया। साहिल को फोन कर देती हूँ ताकि वो भी तैयार रहे। आज से मैं इस मुसीबत से आजाद हो जाऊंगी। तभी मुस्कान ने साहिल को कॉल लगाया और सारा प्लान ठीक से समझा दिया। मुस्कान ने उस लौकी के कोफ्तों में ही उस दवाई को मिलाया और सौरभ को खिला दिया। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा सर क्यों चकरा रहा है? मुझे बेहोशी सी लग रही है। और देखते ही देखते सौरभ बेहोश हो गया। मुस्कान के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। तभी मौके पे मुस्कान ने साहिल को बुला लिया था। साहिल अपने हाथों में दोनों छुरी लिए कमरे में घुसा। मुस्कान ने उसके हाथ से एक छुरा लिया और सौरभ के सीने में मार दिया। सौरभ बेड पे ही पड़ा हुआ था। उसने तड़पते हुए अपनी हल्की सी आंखें खोली। उसने देखा कि मुस्कान साहिल के साथ खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। सौरभ को वो सारी बातें, सारे लम्हे याद आ गए जो उसने मुस्कान के साथ गुजारे थे। कैसे उसने मुस्कान की खातिर अपने माँ बाप, अपने परिवार को छोड़ा। किस तरह उसको अच्छी जिंदगी देने के लिए वो 2 साल में सिर्फ एक बार उससे मिलने आता था और मेहनत से अपना काम करता था। उसको वो बातें भी याद आ रही थी जो उसकी बहन ने उससे कही थी कि मेरे भाई, वो लड़की ठीक नहीं है, उससे तुझे कभी वफा नहीं मिल सकती। जिस मुस्कान के लिए वो सबके सामने बुरा बन चुका था, आज वही मुस्कान उसकी आंखों के सामने किसी गैर के साथ थी। तभी मुस्कान ने उस पर 2 हमले किए और सौरभ ने दम तोड़ दिया। अब हमारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया। अब हम आजाद हैं साहिल। अब उन्होंने मिलकर सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े किए और उसके बाद उसे नीले ड्रम में रख दिया। उसके बाद उन्होंने सीमेंट का एक घोल तैयार किया और उस सीमेंट को ड्रम में भर दिया, जिससे सौरभ की लाश पूरी तरह से जम जाए और उससे कोई बदबू ना आ सके। अब हम कुछ दिन इस ड्रम को यहीं छोड़ देते हैं और हिमाचल के लिए निकलते हैं। सबको लगेगा कि सौरभ मेरे साथ घूमने गया हुआ है। अब वहाँ चल के आगे का प्लान बनाएंगे। अब मुस्कान ने पीहू को सौरभ के माँ बाप के घर छोड़ दिया और दोनों घूमने के लिए हिमाचल निकल गए। सौरभ का मोबाइल मुस्कान ने ऑन रखा और ये हर लोकेशन की स्टोरी शेयर कर रही थी। कुछ दिन गुजरने के बाद सौरभ के मोबाइल पर उसकी बहन चिंकी का मैसेज आया। सौरभ, तू शिमला घूमने गया है तो पीहू को लेकर क्यों नहीं गया? उस पर मुस्कान ने सौरभ बनकर उससे चैट की। शिमला में सर्दी बहुत है, यहाँ पीहू की तबीयत खराब हो सकती थी, इसलिए हम उसे लेकर नहीं आए। तो तू वहाँ से कब आएगा? होली तो मेरे ठाकर ही मनाएगा ना? होली के बाद मैं चली जाऊंगी। बता दूंगा। मुस्कान ने इस पर सिर्फ इतना जवाब दिया। ये सुनकर सौरभ की बहन को बहुत ठेस पहुंची, लेकिन ये दोनों मस्ती में मशगूल थे और कई दिनों तक शिमला में घूमने फिरने के बाद ये दोनों मेरठ वापस आ गए और यहाँ आकर उन्होंने अपनी अगली चाल चली। मुस्कान ने अपने पिता को कॉल लगाया। पापा, पापा। अरे मुस्कान बेटा, क्या हुआ? तुम रो रही हो क्या? पापा, सौरभ के घर वालों ने सौरभ को खत्म कर दिया। क्या? ये सुनकर मुस्कान के माँ बाप उसी समय उसके पास पहुंचे। मुस्कान ने ड्रामा करते हुए उनसे वही बात दोहराई। बेटा, अगर ऐसा हुआ है तो हमको भी पुलिस स्टेशन चलकर रिपोर्ट करनी चाहिए। नहीं पापा, मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। बेटा, अगर पुलिस ने फिर FIR नहीं की तो वो उसके खून का इल्जाम तुम पर लगा देंगे। मुस्कान के माँ बाप नहीं माने और वो मुस्कान को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। मैडम,
आपकी पति को आपकी आंखों के सामने मार दिया गया तो आपने कोई विरोध नहीं किया। आप एक भरे हुए मोहल्ले में रहती हैं ना, आप शोर मचाकर पड़ोसियों को तो बुला सकती थी। पुलिस ने मुस्कान से बहुत सवाल किए। उसके बाद न जाने उसे क्या हुआ, उसका दिल बुरी तरह से कांप उठा और उसके मुंह से सब सच निकल गया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही अपने पति को मारा है, अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर। ये सुनकर थाने में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मुस्कान ने शुरू से अब तक का सारा चिट्ठा पुलिस के सामने खोल दिया, जिसे सुनकर मुस्कान के माँ बाप भी बुरी तरह से चौंक पड़े। साहिल का पूरा पता तुरंत हमें बताओ। अब तुम लोगों का खेल खत्म, अब बाकी की जिंदगी जेल में काटना। मुस्कान ने साहिल का पता बताया और इंस्पेक्टर राठौर उसके घर पहुंचे। तभी इंस्पेक्टर ने साहिल की गर्दन पकड़ ली। चल थाने, तेरी सारी आशिकी निकालता हूँ। पुलिस मुस्कान और साहिल को लेकर उनके घर पहुंची। पूरे मोहल्ले में हाहाकार मच गया जब सभी ने देखा कि पुलिस ने मुस्कान के घर में रखे ड्रम को काटा और उसके अंदर से सौरभ की बॉडी के पार्ट्स निकले। सभी ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। ये केस सुर्खियों में आया तो पूरे देश को चौंका दिया। साहिल और मुस्कान को हिरासत में ले लिया गया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने जो कुछ भी किया अपनी माँ की आत्मा के कहने पर किया था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? आत्मा कैसे बात कर सकती है? मुस्कान ने अपनी चुप्पी तोड़ी। इंस्पेक्टर साहब, मैं साहिल को अपना बनाना चाहती थी और चाहती थी कि वो मेरी हर एक बात माने। इसलिए मैंने उसको वश में करने के लिए उसकी माँ के नाम का स्नैपचैट पे अकाउंट बनाया और साहिल से चैट करके वो सब करवाती थी जो मैं चाहती थी। ये सुनकर साहिल बुरी तरह हैरान रह गया। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर जुर्म के पीछे होती है एक और परत, एक और सच, और इंसाफ अभी भी अधूरा है। ये केस अभी पूरी तरह सुलझा नहीं और न्याय की कार्रवाई अभी भी जारी है। आपसे एक अपील है, कभी किसी रिश्ते पर आंखें बंद कर भरोसा मत कीजिए। सतर्क रहिए, सजग रहिए, क्योंकि अपराध का कोई चेहरा नहीं होता। जागरूक नागरिक ही सबसे बड़ा रक्षक होता है। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही सच्चे क्राइम की कहानियाँ जो आपको जागरूक बनाएं। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।